सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बीजेपी की बिछी बिसात, विपक्षी दल एक साथ। उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए भाजपा ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा अपने विरोधी दलों को इस चुनावी मैदान में चारू खाने चित करने की तैयारी में है। यही वजह है कि भाजपा के चुनावी कार्यक्रम तेज हो गए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। देहरादून में हुई भाजपा की लोकसभा चुनाव योजना बैठक में भाजपा ने जीत के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया। इसके तहत राज्य में विपक्ष के मजबूत बूथों को विशेष रूप से टारगेट किया जाएगा। भाजपा ने राज्य के करीब 12,000 बूथों को एबीसी और डी यानी कि 4 श्रेणियों में बांटा है। ए श्रेणी में वो बूथ रखे गए हैं जहां पर पार्टी 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर 2017, 19 और 22 के चुनाव में भी जीती है। बी श्रेणी में उन बूथों को रखा गया है जहां पर पार्टी लोकसभा में जीती है लेकिन विधानसभा में हारी है। इसकी सूची तैयार की जा रही है और इन बूथों को पार्टी फिर से इन लोकसभा चुनावों में जीतने पर फोकस करेगी। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर सेंध लगाने की योजना बनाई है। खासकर अनुसूचित जाति के वोटरों को रिझाने पर भाजपा का खास फोकस है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों, पूर्व सीएम और अन्य प्रतिभागियों को चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत की हैट्रिक मारने जा रही है। भाजपा को जीत का इतना भरोसा है कि उसने जीत के लक्ष्य को कई गुना बढ़ाते हुए राज्य की हर सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है। सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बूथ स्तर पर उतरकर जुटने को कहा गया है। हालांकि विपक्ष भाजपा के इन दावों को हवाई बताते हुए भाजपा को सबक सिखाने का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा का प्लान विपक्षी दलों पर भारी पड़ने वाला है और क्या हर लोकसभा सीट से 5 लाख मतों का अंतर भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में मैदान सजने लगे हैं और प्लान तैयार है और लक्ष्य भी तय कर लिया गया है कि ऐसा ही कुछ बीजेपी की उत्तराखंड में चल रही चुनावी तैयारियों को देखते हुए लग रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव योजना की बैठक में बीजेपी ने जीत के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है और इसके तहत राज्य में विपक्ष के मजबूत बूथों को विशेष रूप से टारगेट किया गया है। बीजेपी ने राज्य के करीब 12,000 बूथों को विभिन्न श्रेणियों में रखा है और साथ ही बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की योजना तैयार की है। खासकर अनुसूचित जाति के वोटर्स को रिझाने पर भाजपा का खास फोकस है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों और पूर्व सीएम और अन्य प्रतिभागियों से चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाने को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत की हैट्रिक मारने जा रही है। हालांकि विपक्ष भाजपा की जीत के दावे को हवाई बता रहा है। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। भाजपा में एक से एक विद्वान है, भविष्य वक्ता है, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हासिल लोग हैं। वो पहले ही कह देते हैं हम इतना प्राप्त हुए, क्योंकि ईवीएम का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। नहीं तो कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई राजनेता
ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि मुझे 75% वोट मिलेंगे और 400 पार हमको मिलेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ घोटाला है, कुछ न कुछ षड्यंत्र है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ है। ऐसा काम वो कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम है तो सब मुमकिन है और मोदी है तो सब मुमकिन है। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा का कब्जा है और आप पहले भी 2014, फिर 2019 और अब 2024 में भाजपा हैट्रिक मारने का दावा कर रही है। भाजपा को जीत का इतना भरोसा है कि उसने जीत के लक्ष्य को कई गुना बढ़ाते हुए राज्य की हर सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है। सभी मोर्चा और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बूथ स्तर पर उतरकर जुटने को कहा गया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को भी मजबूत किया जा रहा है। वहीं विपक्ष भाजपा के इस लक्ष्य पर तंज कस रहा है। अभी हमने माननीय सांसदों को जो हम हारी हुई विधानसभाएं थी उन पे जिम्मेदारी सौंपी थी और अभी माननीय सांसद उसमें प्रवास कर रहे हैं। 23 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे, वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो वहाँ की समस्याओं को सुनने का ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्येक लोकसभा में 5 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने का दावा कर रही है तो वो किस आधार पर कर रही है? क्या वो जनता से बड़ी हो गई है? इस देश के लोकतंत्र में तो परंपरा रही है कि देश की जनता जो है फैसला लेती है कौन कितने वोटों से जीतेगा या हारेगा। ये हक तो जनता का है। भाजपा ने कब से जनता से ये जो है हक छीनने का काम किया है? और अगर भाजपा इस प्रकार के दावे कर रही है तो वो मुझे लगता है कि किसी जो है तकनीक के सहारे पे कर रही है, जिस पर आज देश की जनता जो है आवाज़ उठा रही है। तो यहाँ दाल काली नहीं, यहाँ तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है, साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा का प्लान विपक्षी दलों पर भारी पड़ने वाला है और क्या हर लोकसभा सीट के 5 लाख मतों का अंतर भाजपा हासिल कर पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2024 का दंगल फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी राजनीतिक दल अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत का दावा किया है, इसको लेकर विपक्ष तमाम तरीके के कयास भी लगा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव कराया जाता है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी धांधली करती है और बीजेपी तभी ये आंकड़े भी बता रही है कि कितने प्रतिशत वोट के साथ बीजेपी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल काली है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जो तैयारियां सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही है वो भी अलग अलग बूथ को लेकर की जा रही है। ABCD 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। उसमें कैसे जो हारी हुई सीटें हैं उनको वहां पर किस तरीके से जाकर लोगों का वोट लेना है, या फिर जहां पर विधानसभा सीटें जीती थी, लोकसभा की हारी थी, उन जगह पर किस तरीके से जाकर वोट अपील करनी है, या वो श्रेणी जहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही जीत हासिल की है, उन जगहों पर किस तरीके से हम उन्हें तैयारी करनी है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बीजेपी काम कर रही है। तैयारियों को लेकर जरूर बीजेपी आगे है, लेकिन विपक्ष भी लगातार अलग अलग मुद्दों के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रसारे जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल सिंह रावत जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत नवीन प्रसारे जी आपसे ही करेंगे। तैयारियों पर बात करते हैं, उसके बाद जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिन आंकड़ों के साथ जीत का दावा किया जा रहा है, उन पर चर्चा करते हैं। सत्ता पक्ष ने 4 श्रेणियां डिवाइड करी हैं, ABCD, और बूथ स्तर पर जाकर किस तरीके से काम करना है इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष तैयारियों में उत्तराखंड में काफी आगे चल रहा है।
यशोजी, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन है और एक बड़ा संगठन होने के नाते हमारे सभी अनुषांगिक मोर्चे और हमारा जो मुख्य दल है सभी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता के पास लगातार संपर्क कर रहे हैं। और निस्संदेह जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। इसका अंदाजा जनता के उस जब जनता से मिलते हैं हमारे कार्यकर्ता तो उनसे जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और जो भी ये चीजें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो जनता के उस संपर्क के बाद जो फीडबैक आता है, जो सर्वे होते हैं उनके आधार पर बोले जा रहे हैं। कोई हवाई दावा कहीं पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है और जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है उससे जनता बहुत प्रभावित है। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्रीय सत्ता में जाएगी। नवीन जी, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जान ले लेता है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना कि जो पिछले 10 साल में केंद्रीय सरकार द्वारा जो जनहित में कार्य किए गए, कालजयी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के बदौलत, उनके दम पर आज इस देश की जनता पुनः एक बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और तो देश की अर्थव्यवस्था को उन तीसरी अर्थव्यवस्था आंदोलनों का क्या या उन प्रदर्शनों का क्या जो किया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, जो छात्र हैं, जिन लोगों को भी भर्ती नहीं निकल रही है, उसमें समस्या है, बड़े सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये एक नेगेटिविटी नहीं है? इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा आपको? इतना कॉन्फिडेंस किस बात का कि जब हर व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, हर व्यक्ति सड़क पर नजर आ रहा है, फिर जनता आपसे खुश कैसे है? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि जब लोग सड़कों पर हैं तो आपको वोट देगा कौन? देखिए, विपक्ष को ठीक है, कहने का हक है और कहने की स्वतंत्रता भी है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लेकिन विपक्ष को तो सभी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं क्योंकि आवाजाही तेज हो रही है। उत्तराखंड की सड़कों पर सभी अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और विपक्ष को लगता है कि शायद लोग सब सड़कों पर आ गए हैं। भाई, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लोग रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसलिए वो सड़कों पर दिख रहे हैं। और जिन लोगों को सरकार से उम्मीद है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है और समाधान निकाल रही है। आपने देखा होगा कि सभी समाधान जो यहाँ पर कई सालों से जिनका निर्णय नहीं हो पा रहा है, वो सभी समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। उनका प्रयास है निकालने का और अपने अथक प्रयासों से हर मुद्दे को पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, प्रदेश की जनता वो देख रही है। अब विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। वो अपना नजरिया रखे, अपनी तैयारी रखे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के हित में अपना काम लगातार करती रहेगी। ठीक है, मोहन काला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, शीशपाल जी को सुन रही थी मैं, उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी दाल ही खाली है। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वोट प्रतिशत भी बता दिया कि भाई इतने परसेंटेज के वोट के साथ हम लोग जीतेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कहते हैं कि 300 पार, फिर अब की बार 400 पार, फिर ये कहते हैं कि इतने हजार वोटों से, फिर कहते हैं कि जी इस विधानसभा की अगर ये ईवीएम मशीन खुलेगी तो वहां से हम इतने वोटों से जीतेंगे। और ये कहते हैं ना कि 75% के साथ और 5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ जीत जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में लोकतंत्र को खड़ा करता है और जो है जो जनादेश जनमानस देने का काम करता है, उनके अधिकारों पर भी कुठाराघात करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के ये सवाल करते हैं। अब ये कहते हैं ना कि 75% जो है वोट लेकर अब इतने श्योर के साथ, इतने श्योर होकर जो है कोई अगर किसी बात को कहेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल काली है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मशीनरी है और इस मशीनरी का दुरुपयोग जिस तरीके से पिछले 9 सालों से इस देश के अंदर हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से अभी आप ही ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस, एक तो कॉन्फिडेंस होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का काल ना बन जाए। और पर हाँ, क्योंकि भाई अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो एक्टिविटीज हो, चाहे वो सोशल वर्कर लोग हों, अब लगातार लोग ईवीएम पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज को कह देना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ना कोई मशीनरी ऐसी तो है कि जिसको ये अपनी तरफ घुमाने का काम कर लेते हैं। वरना आप देखिए
व्यापारी परेशान, बेरोजगार परेशान, महिला परेशान, व्यापारी पूरी तरीके से चारों काने चित पड़ा हुआ है। आप देखिए कि सड़क पे ऑटो चलाने वाला परेशान, विक्रम चलाने वाला परेशान, ट्रक एसोसिएशन हड़ताल कर देती है। एक दिन में काले कानून को वापस लेना पड़ता है इनको, जो भी काला कानून लाते हैं। आप देखिए कर्मचारी बेहाल है, पेंशन पुरानी नहीं पेंशन मोहन जी मुझे एक बात बताइए, मोहन जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने एक बार कहा था अभी हाल ही में ये जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वगैरह में, तो उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम राजस्थान जीत रहे हैं, हम जहाँ चुनाव हो रहे हैं और भी राज्यों में हुए थे, तेलंगाना में और शायद मिजोरम में, हम जीत रहे हैं। तो भाई वो भी तो यही कह रहा है ना, हर पार्टी जीत का दावा करती है, तो बीजेपी क्या अलग कर रही है? बीजेपी ने क्या नया किया? और बीजेपी की तैयारियां आप माने या ना माने, एक सेकेंड मोहन जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए आप माने या ना माने, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष की तैयारियों में आगे चल रहा है। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। पूरी हो गई, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम मध्य प्रदेश में इतनी सीटों से जीतेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ। राहुल गांधी जी ने क्या ये कहा कि हम तेलंगाना में जो है इतने परसेंट के साथ और इतनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे मतदान से पूर्व? नहीं कहा उन्होंने। नहीं जनता जनार्दन है, नहीं, इसका भी काउंटर अटैक है मेरे पास। नहीं मोहन जी, जीत तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल भी रही थी, हिमाचल भी तो जीत रही थी। हिमाचल का भी तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि हम इतने आंकड़ों से हिमाचल में जीत रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा। केरल में भी तो यही कहा था उन्होंने कि हम जीत रहे हैं इतने वोटों के साथ, लेकिन हार गए। जी ये जनता का फैसला है, हार जीत दिलाना, हार जीत का नहीं, या तो आप इसे जनता का फैसला मान लीजिए, या तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये ईवीएम हैकर है। सुन लीजिए, अगर आपने अपनी बात कह दी हो तो मैं अपनी बात को रख दूं, अगर आपने अपनी बात कह दी हो तो। मोहन जी देखिए, थोड़े से तथ्यों के साथ बात करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, मुझे भी और आपको भी। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। चलिए बोलिए। मैं तथ्यों के साथ ही तो आपसे बात कर रहा हूं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी या यूकेडी या बसपा या सपा या अन्य जो और भी दल है, वो जब कोई चुनाव लड़ते तो वो क्यों नहीं पूरे श्योरिटी के साथ कह देते कि भाई हम इतने लाख वोटों से फलानी विधानसभा जीतने जा रहे हैं? हम क्यों नहीं कह देते कि हम देहरादून की इस विधानसभा पर जो इतने लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी कला है जो वो कहते हैं कि हम 75% और जब चुनाव हो जाता है तो 75% ही मार्जिन आता है? आप इस चीज पर भी देखिए। और मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि जिस प्रदेश में बेरोजगार लगातार रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहा हो, जिस प्रदेश में महिलाएं जो चाहे मातृशक्ति है वो लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हो, आज भी अंकिता भंडारी प्रकरण पे आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पर उनकी माता पिता ने मोर्चा खोला हुआ है, कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। आज तक उसे न्याय नहीं मिला अंकिता भंडारी को। ऐसी अनेक, चाहे मैं पिंकी की बात करूं, चाहे मैं उत्तरकाशी की बहनों की बात करूं, लगातार ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगार लोग लगातार जो है धरने प्रदर्शन पर हैं, व्यापारी जो है वो परेशान हैं, आम जन मानस जो है वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से किस तरीके से परेशान है। अभी जिस तरीके से डेंगू सिटी बनी देहरादून, ये किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता कितनी खुश है वो समय समय पर बता रही है। चाहे मैं हरिद्वार की बात करूं, उधम सिंह नगर की बात करूं, काशीपुर की बात करूं, रुद्रपुर की बात करूं, चाहे मैं रुड़की की बात करूं, चाहे मैं देहरादून की बात करूं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, अभी आपने जिस तरीके से चमोली में देखा, गोपेश्वर में देखा, जो जोशीमठ में देखा, ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, सभी पार्टियां लोकसभा के 2024 की चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ जो है लोकसभा की तैयारी कर रही है। हमारी 5 लोकसभा की सीटों पर हमारे जो पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं दिल्ली से, चाहे वो आदरणीय गणेश गोदियाल जी के रूप में हो, चाहे वो जीतराम जी के रूप में हो, चाहे वो मंत्री प्रसाद निथानी जी के रूप में हो, चाहे वो हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल जी के रूप में हो, तो हमारे 5 सीटों पर जो है ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए हैं, जो लगातार जो है इन 5 सीटों पर काम करने का काम करेंगे। हम चाहे बूथों की बात करें, चाहे मंडलम की बात करें, चाहे ब्लॉक स्तर पर बात करें, चाहे हम जिला स्तरों पे बात करें, लगातार कांग्रेस जो है जन मुद्दों से लेकर वापस आएंगे काम कर रही है। हमारे वार रूम नेशनल स्तर पर वार रूमों के स्थापित हो चुके हैं और उत्तराखंड स्तर पर भी हमारे यहाँ एक से 2 दिन में जो है कमेटी बनकर वार रूम की वो जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, शिशुपाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए भाई, भाजपा तो दावा कर रही है जीत का, अब सवाल ये है कि ईवीएम हैक होगी या ईवीएम का रोना रोया जाएगा, या विपक्ष जिस तरीके से लगातार आरोप लगाता ही आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर
क्या कहना चाहेंगे इस पर? हेलो जी। हाँ, देखिए कि मैं सुन रहा था अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भाई प्रसाली जी भी अपनी बात रख रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई मोहन काला जी ने भी अपनी बात रखी। निश्चित रूप से सभी पार्टियां 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है उसमें कोई संदेह नहीं कि ये लोग जो है जनता के हित के काम नहीं करते बल्कि चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं। जो आत्मविश्वास इनका है, एक आत्मविश्वास 2004 में भी था जब अटल जी ने साइनिंग इंडिया नाम दिया था और उसके बाद जो है कहीं दिखे नहीं थे, जबकि अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, जिस हिसाब से वो कह रहे कि हम 5 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। कुछ लोकसभाएं तो ऐसी है जैसे पौड़ी हो गई, अल्मोड़ा हो गई, तो इनमें तो वोटर ही अगर हम 70-80 के एवरेज से लेके चलेंगे तो 10,000 वोटर है, 60% वोट पड़ेगा तो करीब करीब 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख वोट पड़ेगा। अगर ये 5 लाख के मार्जिन से जीतने का दावा कर रहे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने का काम कर रहे हो, या जो है कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे मोहन काला जी कह रहे थे कि भाई इनके पास मशीनरी है या ईवीएम की जो बात है, तो ये तो काला जी आप बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें भी आपको जो है 39% वोट मिलने का काम हुआ, 43 से 44% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आप लोगों को स्पष्ट करना होगा कि क्या ईवीएम पे भरोसा है या नहीं है, या आप लोग पहले ही दावा करें कि भाई ईवीएम के साथ हमें नहीं जाना है, तो तब जाकर के अन्य दल भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, मैंने बता दिया, इनको जनता के सरोकारों से मतलब नहीं है बल्कि इनको चुनाव जीतना है, एन केन कारणेन। अब आप ईवीएम की मशीन को लगा लो, इनका ईडी लगा लो, इनका सीबीआई लगा लो, जितने भी इनकी इनकम टैक्स लगा लो, तो भारतीय जनता पार्टी को रण जीतना है और इस बार ताकतवर है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अरबों खरबों जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय बनाने में लगा रखे हैं, अपना आईटी सेल को मजबूत कर रखा है। लेकिन अब विपक्ष को मजबूत होकर के लड़ना पड़ेगा कि हम कैसे करके जो है कुशासन देने वाली सरकार है, चाहे बेरोजगारों के हित में काम न करना हो, चाहे बहन अंकिता भंडारी का आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से इन्हीं की पार्टी पे ये दाग लगे हुए हैं। इन्हीं की पार्टी का नेता जो वीआईपी नाम की उजागर करने की बात कर रही है, सारी पार्टियां वो इन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो तमाम जो भी कारनामे अगर भारतीय जनता पार्टी को हमें उजागर करने होगा तो हमें भी जो है लोगों के बीच जाना होगा। और खास करके हम लोग तो अभी शुरुआत करने वाले, अभी दिल्ली में हमारी भी बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, तो हम तो जो भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद जीते उनके कार्यों का ब्यौरा जनता के पास ले जाना पड़ेगा और उन कार्यों के बाखान पे क्या जनता के अनुरूप सांसदों ने काम किया, क्या सांसदों ने जो है कि गांव गोद लिए थे उनमें काम हुआ, ये तमाम चीजें देख करके विपक्ष को सब मिलकर के चलना होगा। और निश्चित रूप से हम सबको उत्तराखंड के हित में सोचना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति संसद में जाए ताकि वो उत्तराखंड के हितों की, उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपनी बात रखे। बिल्कुल, ये बात देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि जिस तरीके से आपने ये भी जाना कि हमारी क्या खामियां हैं। सिर्फ ईवीएम को दोष दे देना या फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना इज नॉट द सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, हम जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मोहन जी इस पर आऊंगी और शांति प्रसाद भट्ट जी का भी रुख करेंगे और मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बीजेपी की बिछी बिसात और विपक्षी दल एक साथ। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की तैयारियों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं या जो उनके कॉन्फिडेंस को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ये जो आंकड़े भी बता दे रहे हैं कि हम इतने अंतर के साथ जीतेंगे, तो भाई ईवीएम का रोना जो पहले से रोया जा रहा था वो फिर से शुरू हो गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि लगता है वे लोकसभा चुनाव में ईवीएम की बात कही जाएगी, ईवीएम का जिक्र बार बार किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस पर?
देखिए यशी जी, ये बात समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सड़कों पर है। साथ ही भाजपा ये भी तय कर रही है कि हम 5 लाख प्रति लोकसभा सीट अंतर से जीतेंगे। ये उस राज्य में ये भाजपा कह रही है जहां अंकिता की मां आज धरने पर बैठी है, ये कहने के लिए कि वो वीआईपी का नाम है, उस पर कार्रवाई करो। आशुतोष नेगी जो उसकी लड़ाई लड़ रहा, उसकी पत्नी का ट्रांसफर हो जा रहा है और उसके ऊपर मुकदमा लगा है। जिस राज्य में बेरोजगार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, जहां महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, राज्य में त्राहिमाम हो गया। लोकसभा में आज तक ये भाजपा बताने को तैयार नहीं है कि जो सांसदों ने गांव गोद में लिए थे उनका क्या हुआ, वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, गांव खाली क्यों हो रहे हैं, जंगली जानवरों से निजात क्यों नहीं मिली, उत्तर प्रदेश से पहाड़ की संपत्ति क्यों नहीं छुड़ाई जा रही है। इतने अनसुलझे सवालों के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ठोक कर ये कह रहे हैं कि हम तो 5 लाख वोटों के अंतर से प्रत्येक लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हाकम सिंह गारंटी देता था कि इधर 25 लाख दो और उधर नौकरी पाओ विधानसभा से लेकर विभागों में, तो वही गारंटी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी दे रही है। मुख्यमंत्री नौकरी देने में जिस तरीके से नकार रहे हैं कि हम राज्य में नौकरी नहीं दे सकते, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया। ऐसी स्थिति में जब जनता सवाल पूछ रही है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 1 मिनट, और दायित्वधारियों के खर्चे बढ़ाने हो तो 1 मिनट, नौकरी देनी हो तो हाथ खड़े कर दो, मगर हाकम सिंह ही भाजपा है, भाजपा ही हाकम सिंह है। इसकी गारंटी इस बात से हो रही है कि अभी लोकसभा चुनाव को 4 महीने हैं और भाजपा अभी से गाल बजाने लगी है कि हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। कहने का मतलब है इन्हें जनता की जरूरत नहीं है, मुद्दों की जरूरत नहीं है और इन्हें वोट की भी जरूरत नहीं है। ये जिस के सहारे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, तो क्या उत्तराखंड के अंदर स्थानीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं है? लोकतंत्र में जनता के मुद्दों की कोई महत्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे ठोक रही है, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा है। अगर ये ईमानदार पार्टी है तो कहे कि हम जनता के साथ हैं, हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैलेट से चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज के साथ परचम लहराएंगे, तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सही है। ये झूठ का पिटारा और गारंटी की जीत ये बताती है कि इनको पता है कि लोकतंत्र में चाहे कुछ भी हो जाए, हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। दोनों गारंटी से काम करते हैं और 100% एक नौकरी देता है और एक चुनाव जीतता है। ऐसे लोकतंत्र पर अब सवाल खड़े करने का काम आ चुका है। पूरे देश में एक जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाज पार्टी जिन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया, संसाधन बेचे, भू कानून, मूल निवास पर ये बोलने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, हमें लगता है कि यदि लोकतंत्र में ईमानदारी से चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ है। और यदि जिस तरीके से चोर दरवाजे से हाकम सिंह ने यहाँ उत्तराखंड के अंदर नौकरियां दी हैं, यदि वही लोकतंत्र का तरीका है तो भारतीय जनता पार्टी भी ठीक कह रही है कि लड़ लो कितना ही, बोल लो कितना ही, मुद्दों पे चिल्ला लो, हमारे पास तो जीत का मंत्र है। 5 लाख अभी से तय इन्होंने कर दिया है और उसके बाद अगर 4 लाख वोट से जीत गए तो ये कहेंगे कि हमारा 1 लाख वोट का नुकसान हुआ, मगर ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर इतना जन विरोध के बाद लोकतंत्र में तुम जीत कहां से रहे हो। जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जनहित के मुद्दों में फेल हुई है, लोकायुक्त देने में फेल हुई, राजधानी तय करने में फेल हुई है, भ्रष्टाचारियों पे कार्यवाही करने में फेल हुई है, तो ये किस मुंह से लोकतंत्र में जाएंगे। जो गोद सांसदों ने लिए थे गांव, वो गांव के गांव खराब हो चुके हैं। हर घर जल हर घर नल के तहत नल का तो लग गया, पानी है नहीं। यही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हर जगह फेल हुई है। केंद्र की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। ये वो तमाम सवाल है, हम इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मेरा विश्वास है लोकतांत्रिक तरीके से यदि चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपाड़ा साफ होगा। और जिस तरीके से हाकम की तरह ये गारंटी दे रहे हैं, यदि ये गारंटी वाकई राजनीतिक रूप से बेईमानी हुई
तो भारतीय जनता पार्टी से इस देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। देश में सनातन धर्म के अगुवाई करने वाली ये पार्टी के संत जिस तरीके से खिलाफ खड़े हुए हैं राम मंदिर को लेकर, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार तंत्र के तहत राम के नाम का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। जनता देख रही है और मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी कदर हारेगी। जो सुन रहे हैं, मैं लगातार आपको आवाज दे रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो अगर ये आपको लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर इसका मतलब है कि आंकड़े झूठे हैं जो ये बता रहे हैं, और या फिर इनको ईवीएम पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। देखिए, या तो ये खुद ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो इसका मतलब है कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये आंकड़ा बता रहे हैं, आपको लगता है कि ईवीएम का प्रॉब्लम है, तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हुआ? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, फिर तो ये कॉन्फिडेंट है ना ईवीएम को लेकर। यसी जी, मैं वही बात बोल रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये एक मेहनत कश व्यक्ति की बात हो सकती है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मगर जब राजनीति में आकंठ बेईमान और ठोक कर कहे, जनहित के मुद्दों पे काम ना करे, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसको बोलते हैं हाकम सिंह ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम सिंह है। जो गारंटी हाकम सिंह नौकरी देने में देता था, वही गारंटी जीत की भाजपा दे रही है। हमारा शक इस पर जा रहा है कि यदि ये ईमानदार होती और लोकतंत्र पर विश्वास होता, तो ये जनता के आगे हाथ जोड़कर कहती हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कहां कह रहे हैं इन्हें जनता का आशीर्वाद चाहिए? ये तो कह रहे हैं जनता वोट देना दे, हम तो 5 लाख वोट से आगे जीत कर आएंगे। तो यही हमारा कहना है कि भाजपा ही हाकम है और हाकम ही भाजपा। चलिए ठीक है, समझ रही है। मैं वापस आती हूँ आपके पास। मनोज झाने जी का रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए, आपने यहाँ पर विपक्ष को भी सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना। जहां एक और सत्ता पक्ष का ये कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं, हम लोकसभा सीटों को जीतेंगे। भाई, विपक्ष का मसला ये है कि भैया, जब इतना जन आक्रोश है, जब जनता सड़कों पर है, तो आप 5 लाख के अंतर से जीतेंगे कैसे? ये कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है? और अगर ये कॉन्फिडेंस है तो कहीं ना कहीं ईवीएम कटघरे में आ जाती है। यशी जी, देखिए, जो पहले जब सत्ता छीनी जाती थी या सत्ता की जो लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, तो उसमें बाकायदा तलवार, भाले, गदा और पूरा युद्ध होता था। तब राज्य व्यवस्था में कोई सत्ता परिवर्तन आता था, या फिर अपने ही वंश में सत्ता हस्तांतरण होता था या कोई बेदखल कर देता था। अब चूंकि लोकतंत्र आ चुका है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, तो ये मतदान के द्वारा होता है, और मतदान में लोकतंत्र के केंद्र में आम आदमी जो लोकतंत्र का है वो निर्धारित करता है कि कौन सत्ता में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इश्यूज जो गवर्नेंस उनको मिली है, वो गुड गवर्नेंस थी, पारदर्शिता थी, उनको लाभान्वित किया व्यवस्था ने, नहीं किया। और साथ साथ में जो राष्ट्र और राज्य के जो बड़े मुद्दे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, अपना परसेप्शन क्रिएट करना चाहती हैं अपने पक्ष में, और वही भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा में मुझे दिखता है कि जब वो कहती है कि हम 5 लाख के अंतर से प्रत्येक संसदीय सीट जीतेंगे, तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है, जनता में ये धारणा बनाने का है कि देखिए हम इतने मजबूत स्थिति में हैं, जनता हमारी ओर है, आप भी लॉ में बहिए और इस रॉ में बहते हुए चले जाइए। और दूसरा, परसेप्शन के साथ साथ वो विपक्षी खेमे में एक डर और भय, जिसे कहते हैं डिमोरलाइज करना, उसको करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि प्रत्येक विपक्षी दल, प्रत्येक राजनीतिक दल के पास भी वो अवसर है कि वो भी इस तरह के एलिमेंट बने। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो बराबर के स्तर पे लड़नी पड़ेगी। भाई शांति प्रसाद जी भट्ट जी सही बात एक कह रहे थे, और मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि देश में अगर मान लीजिए ईवीएम पे अगर कोई बात छिड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स बाहर आए हैं, राजनीतिक दल
इस पर स्टैंड लेते हुए या इस पर आंदोलनात्मक रचना बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनको आना चाहिए सामने, उनको बात रखनी चाहिए। चुनाव जो है बराबरी के स्तर पर होना चाहिए। और अगर मत प्रतिशत का बात किया जाएगा तो 2019 में कहीं पे 59%, कहीं पे 55%, कहीं 60% भी है, शायद बीजेपी ने वोट लिए हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी बहुत जबरदस्त रही है। और अगर इंडिया गठबंधन के तौर पर उस समय आप याद करिए कि उस समय पुलवामा का कांड हो गया था, और क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ भावनाएं तुरंत बलवती होती हैं और उसका लाभ भाजपा उठा पाई थी। लेकिन 2024 एक दूसरे प्रकार का चुनाव है। यहाँ पर जो इस समय जो माहौल बनाने का जो राजनीतिक तरीका अडॉप्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो राम मंदिर के इर्द गिर्द होगा। साथ साथ में 370 हटाना और जो इस तरीके के जो कानून हैं जो सनातन को मजबूत करते हैं, उसको प्रबल बनाने की कोशिश करते हुए, प्रबल दिखाते हुए उसके इर्द गिर्द चुनावी तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का कांड हो, बेरोजगारों के नकल जिसमें 100 से अधिक लोग भ्रष्ट लोग पकड़े गए हों, जो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले थे उनका जमानतों पे छूट जाना हो, जो हमारे एक नेगी बहन थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके दरिंदों को जिन्होंने रेप और बलात्कार किया उसको छोड़ दिया गया। आज ही बिल्किस बानो का केस आया है, उसके जो दरिंदे थे उनको वापस सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने का किया है। लेकिन वो नेगी बहन जो है उसके हत्यारे आज भी हरियाणा में गुड़गांव के क्षेत्र में बिल्कुल फ्री रोम कर रहे हैं। क्या इन मुद्दों को बनाना चाहिए। और साथ साथ में बहुत ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड में और उठ रहे हैं। उन मुद्दों की ओर अगर सवाल अगर उठाने में तीखे तरीके से उठाने में कामयाब रहता है, तो विपक्ष भी उतनी ही मजबूत स्थिति में। मैं एक आखिरी अपनी बात को विराम करने से पहले जरूर जोड़ देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जो चुनाव हुआ था, जो चुनाव कपकोट बोल रहा हूं, बागेश्वर में जो चुनाव हुआ था, बागेश्वर में हुए चुनाव में कांग्रेस मात्र 2000 वोट से हारी है। और उसकी इंडिया गठबंधन की एक साथी वहां पे चुनाव लड़ी, तो अगर क्षेत्रीय दल और उनका अनुपात देखेंगे तो लगभग वो बराबर का आंकड़ा बैठता है। और 2000 का अंतर एक विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। अगर इसी गुणात्मक तरीके से अगर कांग्रेस अपनी, और जबकि कांग्रेस के प्रचार में रणनीति में बहुत खामियां मुझे नजर आई थी, लेकिन ये हालात तब थे और मुख्यमंत्री को 3 दिन वहां बिताना पड़ा था। तो अगर कांग्रेस अपनी बेहतर रणनीति को लेकर आएगी तो 5 लाख का गुब्बार मुझे कहीं नहीं लगता, ये कांटे की टक्कर होगी। और लोकतांत्रिक दृष्टि से ऐसी ही कांटे की टक्कर की अपेक्षा मनोज जी की जनता और भारत की जनता चाहेगी। वापस आते मेरा ऐसा सोचना है। हाँ, वापस आते हैं आपके पास। नवीन प्रशाली जी, जनता में इतना आक्रोश, शुरुआत में ही मैंने ये बात कही थी कि जनता में जब इतना आक्रोश है तो ये 5 लाख के अंतर का जीत का दावा कैसे कर सकती है बीजेपी? मैं अगर बात कहूं तो मुझे पहले तो ज्ञानी जी की एक बात अच्छी लगी कि विपक्ष को किसने रोका, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में है और लगातार जनता के लिए काम कर रहा है, उसको देखते हुए और जनता की भावनाओं को देखते हुए जो हम समझ पाए हैं, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट को 5 लाख के अंतर से जीतेगी। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी नहीं, को। क्यों? हमने अभी प्रीवियस देखिए बागेश्वर उपचुनाव का जिक्र मनोज जानी जी ने भी किया। बागेश्वर में 2000 के अंतर से अगर कांग्रेस जीत रही है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अगर हार रही है 2000 के अंतर से, तो बड़ी बात यह है ना कि आपने सिंपैथी वोट भी लगाया। आप उनके बेटे को टिकट देने वाले थे, लेकिन आपने उनकी पत्नी को टिकट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपको ये पता था कि वहां सिंपैथी ज्यादा ग्रैब होगी। और इस पूरे एनालिसिस के साथ ही
इस एनालिसिस के बावजूद भी अगर आप 2000 के अंतर से जीत रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जनता में रोष है? आप कैसे डिनाई कर सकते हैं इस बात को कि जनता में रोष नहीं है? सड़कों पर राज्य आंदोलनकारी, भू कानून की मांग जनता कर रही है, पलायन आपसे रुक नहीं रहा है। तो भाई ये जो मुद्दे हैं इनका क्या होगा? ये क्या लोकसभा में नहीं जाने वाले? आपके सांसदों ने क्या काम किया? आपके सांसद झांकने नहीं गए। आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जो सांसद बने हुए हैं उनको लोग पहचानते नहीं है शक्ल से। ये स्थिति है आपके सांसदों की। आप इस बात से डिनाई कैसे कर सकते हैं? यशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि कपकोट सीट बागेश्वर विधानसभा की बागेश्वर सीट को हमने जीता और वो टिकट संगठन के कहने पर दिया गया, संगठन के द्वारा दिया गया। किसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी के कहने पर, कोई समीकरण के आधार पर नहीं होता है। और वो टिकट देना पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी ने टिकट दिया। संगठन भी तो समीकरण ही बनाता है ना। संगठन भी तो समीकरण ही बनाता है ना। संगठन वहां बैठकर क्या कर रहा है? मंथन कर रहा है ना इस पर। नहीं तो सारे दल मिलकर चुनाव लड़े, हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ऐसी ही अगर इंडिया अलायंस भी अगर पूरा लड़ भी लेता तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बात बताइए, 0 + 0 = 0 होता है? ये तो सिंपल मैथमेटिक है। अगर सारे 0 इकट्ठे भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रिजल्ट आएगा। 1 नरेंद्र मोदी जी हैं, 1 मोदी जी हैं और वही तीसरी बार सत्ता पर जा रहे हैं। ये देश की जनता चाहती है, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस देश की जनता ने ठाना है और इस देश की जनता ठान चुकी है उनको पहुंचाने के लिए और इस अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। तो सारे 0 इकट्ठे हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सारे 0 इकट्ठे हो जाएंगे, वो 0 ही रहेगा। क्या मैथमेटिक्स यहाँ पर अभी बताई नवीन पटशाले जी ने? क्या कहना चाहते हैं? 0 = 0। 0 + 0 = 0। पिशाली भाई 0 + 0 + 0 + 0 + 0 को 27 0 लगा दो, उसके बाद आना तो = 0 ही है ना। वन तो है ही नहीं इनके पास। वन कौन है बताइए मुझे? ठीक है नवीन पटशाले जी, वेट फॉर अ मिनट। कौन लीड कर रहा है इंडिया अलायंस को? नवीन पटशाले यशी जी आप बताइए, इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा है? कौन है लीडर? कौन है? वन यार सब 0 है और 8 0 सुन तो लो। तो 0 + 0। हाँ, इसके बाद में शिशुपाल जी आपके पास आओगे। मोहन काला जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। नवीन पटशाले जी प्लीज, मोहन काला जी फटाफट, उसके बाद शिशुपाल जी में आती हूँ तुरंत। यशी जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार। पिरसाली भाई बता रहे हैं 0 = 0। तो मैं कह रहा हूँ दोनों 0 हटा दीजिए। तो भाई पिरसाली जी इंडिया अलायंस के लिए भाई है कांग्रेस प्लस अदर कहाँ खड़े होंगे आपको पता चल जाएगा। अरे दोनों 0 हटा दीजिए। पिरसाली भाई धन्यवाद आपका कुछ भी कहते रहिए, आप कहते रहिए। कौन है आपका? वन बताइए मुझे, कौन है लीडर? और रही बात लीडर कौन है? और रही बात यशी जी देखो बागेश्वर, आप नेता बताइए। पिरसाली को बताया। अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए यशी जी, देखिए चुप करा दीजिए वरना फिर आप बोलेंगे बीच में। यशी जी बागेश्वर चुनाव में 14,000 से जीतने वाली 12,000 से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2,000 पे लाकर जनता ने खड़ा कर दिया। वो भी तब जब सारी सरकारी मशीनरी अपनी सरकार ने लगा दी। मुख्यमंत्री को 3-3, 4-4 दिन रुकना पड़ा और आपने वहां पर रिपोर्टरों को रिपोर्टिंग नहीं करने दी। जब पूरी तानाशाही आपने लगा दी, जब पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आपने किया, तब जाकर 2,000 से आपको जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने धूल चटाने का काम बागेश्वर में किया, आपको यह पता होना चाहिए। 35% जो है टिहरी लोकसभा की जो सांसद है राज्य लक्ष्मी शाह जी, 35% से ज्यादा अपनी सांसद नीति को खर्च नहीं कर पाई। कोई 50% अपनी सांसद नीति को खर्च नहीं कर पा रहा। आप हरिद्वार में देखिए, निशंक जी को जनता खदेड़ देती है और टिहरी लोकसभा के अंदर राज्य लक्ष्मी शाह जी के लिए गुमशुदगी के पोस्टर लगाती है जनता। पोस्टर लगाए जाते हैं कि कहते हैं गुमशुदा के लिए। तो ये हाल है। और जिस तरीके से यशी जी आपने बताया, और अभी मैं ध्यानी जी को सुन रहा था, सम्मानित ध्यानी जी जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, और निश्चित तौर पर जब सारे विपक्षी दल, जब सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील तक इस बात को कह रहे हो, जब एग्जीक्यूटिव लोग, जो बड़े बड़े लोग, जो अच्छे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जो सोशल वर्कर लोग हैं, जो अन्य दलों से जुड़े लोग हैं, जब कह रहे हैं, तो आपको डर किस बात का भैया? जब आपको पता है आपके पास मोदी जी हैं, चमत्कार कर सकते हैं, तो क्यों डर रहे हैं? आइए ना, बैलेट पेपर से आते हैं मैदान में। जब देश के बड़े बड़े लोग बैलेट पेपर पे राजी हैं और आप ही मोहन काला जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिशुपाल जी को सुन लेते जरा, के बारे में और आपके चेहरों के बारे में। और आप देखिए जिस तरीके से सांसद पूरे गांव, जो गोद गांव लिए थे,
मैं नवीन पिरसाली जी से बहुत सम्मान तरीके से ये पूछना चाहता हूं कि जो जो गांव गोद लिए थे उन गांव के नाम बता दे पिरसाली भाई, और ये बता दे कि क्या वो गांव गोद से उतरे, दौड़ने लगे हमारे या सड़क पर चले भी गए, ये इनको बताएंगे। और निशंक जी को जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर से खदेड़ा गया, ये किसी से छुपा नहीं है। पांचों के पांचों सांसद जिस तरीके से नदारत है जनता के बीच से, मोहन काला जी काम करने का काम कर रहे हैं। कम से कम अपने गठबंधन के साथ ही कोई बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि कितने परिवारों ने जो है अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने का काम किया, उनके दर्द को समझने का काम किया, कितने लोगों ने बेरोजगारों की बातों को सुनने का काम किया, कुछ नहीं है। अरे काला जी, एंकर महोदया चुप, थोड़ा उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी का जुमला जो है ये साबित हो जाएगा। जनता उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बागेश्वर में जनता ने इनको जमीन दिखाने का काम किया है, आप चिंता मत करिए। अभी आप 2024 का लोकसभा, चलिए ठीक है, शिशुपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे। मोहन काला जी रुक जाइए प्लीज। शिशुपाल जी देखिए, बहुत अच्छी बात अभी हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ साथी हैं भाई शांति प्रसाद भट्ट जी ने कही कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, दोनों पार्टियों के यहाँ से सांसद गए हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन हम तो इनसे ही विनती करना चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत मुद्दे उत्तराखंड के हैं, जल जंगल जमीन की बात हो, खनन की बात हो, आज जो है कि हमारी बहनों की असुरक्षा की बात हो, जहां पर ये अनैतिक कार्यों की बात हो, तो इनको पहले कम से कम पार्टियां आती जाती रहती हैं, सरकारें भी आएगी, सरकारें भी जाएगी, लेकिन सोचना पड़ेगा कि खाली अपनी पार्टियों के लिए हा हा कर देना, बिल्कुल जी हमें सब कुछ है, थोड़ा इस पे लगाम लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आज हम लोग 23 वर्षों बाद भी उत्तराखंड कहाँ खड़ा है। ये तो प्रसाली जी आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि चाहे हाकम सिंह जी का मामला हो, कितने भर्ती पेपर लीक घोटाले का मामला हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मामला हो, बहन अंकिता भंडारी का न्याय का मामला हो, आपके जो है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। उत्तराखंड जहां पहले तीसरे नंबर पे था पूरे देश में, आज जो है 23वें नंबर पे भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है। आज जो है बदहाली उत्तराखंड की है, इसको समेटना पड़ेगा संस्कारों से भी और संस्कृति से भी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो छोटा राज्य हमने मांगा था, इस मूल धारणाओं को लेकर भी हमें सांसदों का चुनाव करना चाहिए और उन सांसदों को याद दिलाना चाहिए कि आप जो पहाड़ी प्रदेश हमने मांगा था, जन भावनाओं के लिए मांगा था, कई लोगों ने इसमें शहादत दी थी, सड़कों पर निकले थे, तो उन भावनाओं के अनुरूप आपको संसद में अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और आप लोगों की बात कहनी पड़ेगी। ठीक है, जन मुद्दों को आगे रख करके चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद जो पार्टियों का चलता है, यहाँ पे कई बार जो है कि जो जन मुद्दे हैं वो भी दबाने का काम करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मोहन काला जी, मैं एक बात आपसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना है कि देखिए सत्ता पक्ष नो डाउट की काम कर रही है जनता तक पहुंचने के लिए, बूथ स्तर पर काम कर रही है, और विपक्ष को कहीं ना कहीं इसको लेकर काम करने की जरूरत है कि भाई ईवीएम का मसला ठीक है, उनके आंकड़े, उनके दावे, उन पर आप आवाज उठा रहे, वो भी ठीक बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जनता के लिए क्या करेंगे, ये आप जनता को कैसे बताएंगे, और ये बताना जनता को बहुत जरूरी है विपक्ष होने के नाते। सिर्फ बीजेपी को गाली बक बक के आप वोट हासिल नहीं कर सकते। यसी जी, मैंने तो यहाँ बीजेपी को गाली बकी। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया धानी जी की लूंगी। मैंने यहाँ बीजेपी को ना तो गाली बकी, ना मैं बीजेपी जी के संगठन के विषय पर मैंने आपसे यहाँ पर बात करी। कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश के अंदर आम जनमानस के मुद्दों पर लड़ने का काम कर रही है, चाहे वो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात हो, चाहे वो बॉबी पवार की गिरफ्तारी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिकता के तौर पर जब बॉबी पवार की गिरफ्तारी की, चाहे उस पर लड़ने का काम हो, चाहे वो रोजगार को लेकर लड़ने का काम हो, चाहे अनम्यूट कीजिएगा। आप अगर देखेंगे
तो मुद्दों से हटकर कांग्रेस ने कभी भी राजनीति करने का काम नहीं किया। मुद्दों पर लगातार कांग्रेस अंकिता भंडारी प्रकरण पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, कितना शर्मनाक बयान है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो उस बेटी को बदनाम करने का काम कर रही है। अरे उसके पिता ने और कह रहे हैं, और वो लोकसभा, वो पौड़ी जिला अधिकारी को माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। देखिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस जरूर मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी और अपनी बात को रखेगी, सिर्फ बीजेपी के टॉपिक्स को ही नहीं कि हम क्या करने वाले हैं उस पर भी बातचीत करेगी। माफी चाहूंगी मनोज काला जी। राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज झानी जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। मैंने पहले भी लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। सारी लड़ाई परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए है और परसेप्शन की राजनीति बहुत बड़ा रोल अदा करती है, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत बड़े विषयों को लेकर उत्तराखंड में आएगा। जैसे मैं कल ही देख रहा था सोशल मीडिया में कि अंकिता भंडारी जी की माताजी ने कहा मैं आज ही से धरने पे हूँ। उन्होंने एक नाम का खुलासा कर दिया और कहा कि भाई इनकी गिरफ्तारी हो, और जो मेरे संज्ञान में है कि वो संगठन के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। अब मैं नहीं जानता सत्य क्या है, लेकिन सत्य की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से कोर्ट में एक बात चली आई है, जैसा कि आशुतोष नेगी जी कह रहे थे कि वहां पर ड्राइवर ने ये कह दिया कि उनको विधायक ने बुला के पूरा करवाया था जहाँ पे वो कांड हुआ था। तो ये मसले जो है सुलझते हुए अगर जनता को नजर नहीं आएंगे तो इस तरीके के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारों से जुड़े हुए मुद्दे हों, मूल निवास, मनोज जी देखिए मुद्दे बहुत हैं। अब इनको विपक्ष कैसे उठाता है या सिर्फ ईवीएम तक ही सीमित रह जाता है, ये देखना जरूरी है। फिलहाल माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और जहां पर बीजेपी हर बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हावी होती हुई नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।